student and we are going to discuss about pulmonary embolism। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, जो कि MSN फर्स्ट का एक टॉपिक है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो हमारी टॉपिक का नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हम कुछ दो वर्ड है हमारे पास जिनको हम समझ लेते हैं, तभी जाके हमारी डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास है, एक होता है थ्रोम्बोसिस और दूसरा वर्ड होता है एम्बोलाई। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस मींस होता है एक जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, इन ब्लड वेसल्स में किसी, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें किसी क्लॉट का बन जाना, किसी क्लॉट का बन जाना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। और ये क्लॉट एक ही जगह पर स्थिर रहता है, जिसकी वजह से ये ट्रेवल नहीं करता है, ये सिर्फ एक ही जगह पर उस वेसल्स में रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है एम्बोलाई। इसका मतलब होता है ये जो ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में ये जो क्लॉट है ये ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करेगा। मतलब उस ब्लड वेसल्स के, मतलब बॉडी के वन पार्ट से अदर पार्ट में ट्रेवल करते करते पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलाई। तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आया। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो हमारे पास, हमारे टॉपिक का नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। और एम्बोलिज्म का मतलब हमने जस्ट अभी जाना है कि जो क्लॉट बनता है किसी ब्लड वेसल्स में, तो वो ट्रेवल करते करते बॉडी के वन पार्ट से ट्रेवल करते करते बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एम्बोलिज्म, इसको बोलेंगे हम लोग एम्बोलाई। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका मतलब होता है कि बॉडी के किसी डिफरेंट पार्ट में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का बन जाना, देन बन के वो ट्रेवल करेगा आगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन हम लोगों ने लिख रखी है, अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ सडन ब्लॉकेज इन अ पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू अ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो मींस इसका मतलब ये होगा कि पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है ये एक सडन ब्लॉकेज होता है, कहां पर, इन पल्मोनरी आर्टरी में, किसके कारण, ड्यू टू ब्लड क्लॉट। एक जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है। फिर वो कह रहे हैं दैट ट्रेवल टू द लंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं सीधा सा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कहीं ना कहीं से ट्रेवल करते करते ब्लड का क्लॉट आ जाता है और वहां पर आकर के वो जमा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने एक स्टेप और लिख रखा है कि व्हेन अ क्लॉट फॉर्म्स अ लेग एंड आर्म्स इज टर्म्ड एज थ्रोम्बोसिस। मतलब एक वो जो क्लॉट बनेगा वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, लेग्स में और आर्म्स में। मतलब लेग्स मींस पैर में और आर्म मींस भुजाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्लॉट क्या होगा, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें वो क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। देन फिर वो कह रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं दीज थ्रोम्बोसिस इज ट्रेवल फ्रॉम द लेग आर्म टू द पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब जो हमारा लेग और आर्म है उनकी ब्लड वेसल्स में जो भी क्लॉट फॉर्म हुआ था, वो क्लॉट ट्रेवल करते करते लेग और आर्म से पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी आर्टरी को वहां पर जाकर के वो ब्लॉक कर देता है। क्लियर हुई? नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिर
A pulmonary embolism is clot the artery that provide blood supply to part of the lung. तो मतलब वो कह रहे हैं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ये क्या कर देता है, क्लॉट कर देता है किसको, उस पल्मोनरी आर्टरी को जो कि प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड सप्लाई को तो पार्ट ऑफ द लंग्स को। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ब्लड को लेकर के आती है और लंग्स के किन्हीं पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है। और जब उस ब्लड वेसल्स में या पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो फिर वो ब्लड आगे सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, जब ब्लॉकेज आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है the pulmonary embolism is not only the exchange of oxygen and carbon dioxide but it also decrease blood supply to the lungs itself, potentially causing lung tissue to die। मतलब इसका ये होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इज नॉट ओनली एक्सचेंज, किसको, जो पल्मोनरी आर्टरी है जब उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी तो ब्लड पास नहीं हो पाएगा, जब ब्लड पास नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इनमें एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, किसके कारण, ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मतलब जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है ब्लड वेसल्स में उसमें जो क्लॉट आ गया है या ब्लॉकेज हो गई है उसके कारण जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बट इट ऑल्सो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, जिसके कारण लंग्स में ब्लड सप्लाई टोटल ब्लॉकेज हो जाएगी या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है itself potentially causing lung tissue to die। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो लंग्स के जो टिश्यू है उनकी वजह से क्या होगा, इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म या उस ब्लॉकेज की वजह से जो लंग्स के टिश्यू है वो कैसे हो जाएंगे, डाई। डाई मतलब होता है डेथ होना या फिर मृत्यु हो जाना। जब हमारे लंग्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहां के जो टिश्यू है उसकी ब्लड सप्लाई की डिक्रीज की वजह से वहां उनकी डेथ हो जाएगी। ये होता है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और हमने इसका एक डायग्राम बना रखा है, ये समझ लेते हैं। ये नॉर्मली ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एक ब्लॉकेज आ रहा है। ये ब्लॉकेज इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। जब यहाँ से ब्लड आएगा तो फिर वो इस ब्लॉकेज की वजह से आगे पास नहीं हो पाएगा, इसमें क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट फिर अब इस डिजीज के हम लोग कॉजेज पढ़ लेते हैं कि ये डिजीज किन किन कॉजेज के कारण होती है। तो फर्स्ट कॉज इसका लिखा हुआ है थ्रोम्बोसिस। हमने जो वर्ड पढ़ा था स्टार्टिंग में थ्रोम्बोसिस, इसका मतलब होता है बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड का क्लॉट हो जाना। क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और यही थ्रोम्बोसिस आगे चल के ट्रेवल करते करते बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्ट डिजीज एमआई, मतलब हार्ट डिजीज में जैसे एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसकी वजह से क्या होता है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लाइक इसमें ले लेते हैं जैसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर ब्लड फिल्ट्रेशन का काम होता है नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने जैसा कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आर्टरी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेजर सर्जरी, मतलब कुछ ज्यादातर केसेस में जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है उनमें भी हमें ये केसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लास्ट है हमारा स्मोकिंग, और जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें भी हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी डिजीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण पढ़ लेते हैं हम लोग। कॉजेज देख लिए हैं, देन हमारे पास नेक्स्ट है इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट सिम्टम्स है डिस्निया। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब जो डिस्निया का सिम्टम्स आएगा इसमें क्या होगा, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, मतलब उसको सांस लेने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट सिम्टम्स है
स्वेटिंग, जब पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी तो वो डीप ब्रीथ करेगा, गहरी गहरी सांसें लेगा, और जब गहरी गहरी सांसें लेगा तो उसको स्वेटिंग होने के भी चांसेस होते हैं, उसको स्वेटिंग होने लगती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेस्ट पेन, और पेशेंट की जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होती है, और जो कि लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, जब उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण तो फिर चेस्ट पेन जैसी कंप्लेंट हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेग पेन एंड स्वेलिंग, ठीक है। लेग पेन एंड स्वेलिंग इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे लेग और आर्म है वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड पहले थ्रोम्बोसिस हो रहा था, देन वहां से भी ट्रेवल करते करते वो पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच रहा था, तो हमें लेग्स में पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज हार्ट रेट, जो पेशेंट होगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है साइनोसिस, और जब साइनोसिस का मतलब ये है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो पाना, ब्लड सप्लाई मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइनोसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगा तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और जब किसी पर लंग्स जो है उनको पर्टिकुलर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड सप्लाई के थ्रू, तो फिर वहां पर साइनोसिस जैसे सिम्टम्स हमें देखने को हमारे पास है। इस डिजीज का डायग्नोसिस करना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, देन इस बीमारी का पता कैसे लगाएं, कुछ टेस्ट करने होते हैं इंपॉर्टेंट पेशेंट में जिससे हम इसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसका पहले सारा बायोडाटा कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, किस एनवायरमेंट से आया है, क्या नाम है, क्या एज है उसकी, सारा कुछ हिस्ट्री में कलेक्ट कर लेते हैं। देन उसकी फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मींस उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे, लंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, उसके लंग्स के साउंड लेंगे, चेस्ट साउंड लेंगे। देन इसके बाद आ जाता है चेस्ट एक्सरे, और साथ में ये लंग डिजीज है तो इसलिए हम उसका चेस्ट एक्सरे कंपलसरी है कराना, तभी हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअली में उसकी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट आ जाता है सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, यदि चेस्ट एक्सरे से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसके लिए डीप इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं पर्टिकुलर चेस्ट की। देन इसके बाद हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी करा लेते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट लिखा है पल्मोनरी एंजियोग्राफी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हम लोग लेप्रोस्कोप के थ्रू जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। यदि जहां पर जैसे कोई ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर क्लॉट ट्रेवल करते करते आ गया है, ठीक है, तो अब ये क्लॉट क्या है, बड़ा सा क्लॉट बन गया है जो कि ब्लड को क्लॉट आगे से सप्लाई होने से रोक रहा है, तो इस क्लॉट का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैनेजमेंट, ठीक है, तो नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसको हम एज ए नर्स कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देख लेते हैं, सेंटेंस लिखा है हमने, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो जो हमारा मैनेजमेंट का गोल है, मींस उद्देश्य है ट्रीटमेंट देने का, तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट देने का जो उद्देश्य है टू रिड्यूस सीवियरिटी ऑफ डिजीज, मतलब जो पल्मोनरी डिजीज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उस डिजीज को रिड्यूस करना, उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करना, ठीक है, एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, और उस डिजीज से पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैनेजमेंट के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एंटीकोगुलेंट ड्रग प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो ब्लड का ये क्लॉट बन गया है इस क्लॉट को डिसॉल्व कर सके, ठीक है, हेपरिन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देंगे हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन जो कि होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट देंगे हम लोग उसको एंटीप्लेटलेट ड्रग, ठीक है, एंटीप्लेटलेट्स में आएगी एस्पिरिन एंड क्लोपिडाग्रिल, ठीक है। नेक्स्ट इसका यदि कोई हमने मेडिकल मैनेजमेंट किया, कुछ बहुत सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर लिया, पेशेंट में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उसके बाद सर्जरी प्लान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, एम्बुलेक्टोमी कर लेते हैं। एम्बुलेक्टोमी में क्या होगा, इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ एम्बुलाई विच ब्लॉक ब्लड वेसल, मतलब उस एम्बुलाई को या उस ब्लॉकेज को रिड्यूस कर लेंगे या वहां से हटा लेंगे जो कि हमारी पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गई है हमारी मैनेजमेंट हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, देन यहीं पर एंड है। तो थैंक यू।